हेलो स्टूडेंट, तुषार गज्जर इज हियर। स्टूडेंट, हमने बात बताई थी कि हम लोग गुजकेट की सीरीज चालू करेंगे, तो पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस गुजकेट में होता है। तो गुजकेट 2024 के एमसीक्यू हम लोग आज सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लोग देख सकते हो, तुषार गज्जर इज हियर, सो व्हाई आर यू फियर, ओ माय डियर, है ना, सेम कार्बन कॉपी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यू सर कौन सा है, देख लग सकते हैं आप लोग। तो पहला एमसीक्यू, फॉर एनी रिएक्शन, देखो इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है। गुजराती में अपन बोलीस, इंग्लिश में अपन बोलीस। फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट दिया है स्टूडेंट। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट दिया है। तो आप लोग रेट कांस्टेंट में के दिया है आपको, के इज इक्वल टू कितना दिया है, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵। अब 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵ है। उसका यूनिट देखो आप लोग, यूनिट कौन सा है, तो मोल -3/2। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना रहता है ना, तो आपको उसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, तो कंसंट्रेशन रेस टू 1 - n इज इक्वल्स टू सेकेंड इनटू सेकेंड इनवर्स। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, बट कंसंट्रेशन इसमें क्या है, -3/2 और 3/2 है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि इज इक्वल्स टू -3/2। सो दैट मीन्स हम लोग इसके पे कंसंट्रेशन के ऊपर तो 1 - n इज इक्वल्स टू -3/2। तो आप अच्छी तरह जानते हो, -3/2 उधर आएगा, n उधर चला जाएगा। तो सो वी आर राइट डाउन हियर n इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे 1 + 3/2। सो आंसर इज, यू नो वेरी वेल, 5/2। बट सर इधर 5/2 तो है नहीं, बट 5/2 नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ 5/2 यू नो वेरी वेल 2.5। सो आपका आंसर आएगा बी। तो आंसर आपका बी 2.5, बट इसमें भी आएगा 2.5, इसमें क्या आएगा, डी। तो आपको पता चल गया होगा आंसर इज 2.5। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। ओके, सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો કયું વિધાન ખોટું છે? તો તમે જોઈ શકો છો કે પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ રિએક્ટન્ટ इस चेंज, देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, इसने ये बोला है, बट पोटेंशियल एनर्जी એટલે કે સ્થિતિ ऊर्जा बदलाती નથી, એટલે ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरे, संतुलन अचळांक बदलातो नहीं। स्टूडेंट, संतुलन अचळांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो वो तो सही है। एक्टिवेशन एनर्जी, गुजराती में सक्रियकरण ऊर्जा घटे, तो आ तो स्टेटमेंट मगज में याद राखी ज लेवानुं छे। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी એટલે કે सक्रियकरण ऊर्जा घटे घटे ने घटे। व्हेन वी आर यूज्ड कैटालिस्ट देयर इज नो चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, वो भी बात सही है। गिब्स एनर्जी એટલે गिब्स ऊर्जा में कोई पण जातनो फेरफार थतो नथी। तो आनो आंसर तमारो शुं आवशे स्टूडेंट? तो आनो आंसर આપણે લખીશું, આનો આન્સર આપણે જોઈ લઈએ। તો આનો આન્સર મેં તમને પહેલા જ કીધું, પોટેન્शियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी वाली बात है, तो आप लोगों का आंसर आएगा ए। अब दूसरा, इसमें ये तो इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो सर गुजराती मीडियम में क्या आएगा? तो गुजराती मीडियम वालों को ये प्रक्रियको अने निपजोनी स्थिति ऊर्जा बदलाय छे। तो आंसर क्या आएगा इन गुजराती मीडियम? डी आएगा, ध्यान में रखना, इन गुजराती मीडियम आपका आंसर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ओके, यस, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये हमको एक ग्राफ दिया है। कौन सा ग्राफ है आप अच्छी तरह देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्ट ऑर्डर द फर्स्ट ऑर्डर, कई बार पूछा गया है। आप लोग जरा जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303।
अपॉन टी लॉग R0/RT। आपको बोला है कि इन दोनों का ग्राफ बोला है, R0/RT और टाइम का बोला है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो टी ऊपर चला जाएगा तो KT/2.303 इज इक्वल्स टू लॉग, इधर लिखेंगे R0/RT। तो स्टूडेंट ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, ये y ले लूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, वो भी आपको पता है कि इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, प्लस के बाद इस तरफ कोई नहीं है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये t है और इधर log R0/RT है। तो ऑन द y एक्सिस log R0/RT, ऑन द x एक्सिस आपका t टाइम है। तो उसका मतलब आपका स्लोप मिल रहा है, बट स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा एक ही आंसर है आपका ये। तो इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को याद रखो, इंग्लिश मीडियम वालों को आंसर आएगा ए, और गुजराती मीडियम वालों को क्या आंसर आएगा, तो गुजराती मीडियम वाले याद रखे उसका आंसर आएगा डे। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे क्वेश्चन में जाते हैं। ओके ओके तो इधर आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए और फिनॉल की देखनी है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ऑन द बेंजीन OH है। ओके सर, इसमें दूसरे में NO2 लिखा है। भाई NO2 તમે લોકો જાણો છો विद्यार्थी मित्रों, NO2 कंटेनिंग -I एंड -M इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, H इजीली रिमूवल होगा, तो एसिडिसिटी बढ़ेगी। तो इसकी एसिडिसिटी तो ज्यादा है, बट दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह ध्यान से रखते हो, OH और मिथाइल है। भाई स्टूडेंट मिथाइल प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाने देगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर सबसे ज्यादा 2 होगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा 2। बाद में किसका होगा, 1 होगा, और बाद में कौन होगा, तो 3 होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, तो आई थिंक 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, तो दिस इज योर आंसर। समझ में पता चला कि नहीं, -I इफेक्ट होता है, वो एसिडिसिटी को बढ़ाता है, +H +M +I एसिडिसिटी को डिक्रीज करता है, और ये रेफरेंस है, तो ये भी आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ जाए हम लोग, तो हम लोग आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट MCQ में, ओके बहुत अच्छा MCQ स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते हो ये क्वेश्चन, नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही है। ओके बेंजीन के ऊपर COCl है और H2 PDBSO4, आपको मालूम है एसिड अलाइड की पाडा पर बेसो रोज मिलेगा, तो ये रिएक्शन पाडा बेसो है तो रोज मिलेगा, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रोजनमुंड। तो आपका आंसर रोजनमुंड रिएक्शन होगा। तो रोजनमुंड में आंसर क्या आएगा, ऊपर का D, नीचे क्या आएगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीधा ही आंसर है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। गुजराती मीडियम वालों के लिए क्या आएगा स्टूडेंट, B। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ओके अब ये आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग समझ सकते हैं ये सर किसका क्वेश्चन है, तो टेबल तैयार करो। टेबल, कौन सा टेबल, तो आप लोग जानते हो संघनन प्रक्रिया, गुजराती मीडियम वाला क्या बोला है, R + CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, अल्डिहाइड कीटोन का टेबल याद रखना है। स्कीफ बेस, तो स्कीफ बेस में आपको मालूम होना चाहिए इधर अल्काइल ग्रुप होता है, तो अल्काइल ग्रुप वाला कौन सा है, तो CH3NH2, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, CH3NH2 है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा,
तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें से कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इधर से H2 चला जाएगा, इधर से O चला जाएगा, तो आपका मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड, इधर मिलेगा आपको N, इधर मिलेगा CH3 और आपका इधर तो CH3 है, तो स्कीफ बेस है। तो स्कीफ बेस में याद रखना CH3NH2 इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ RNH2 कभी कभी बोले, तो आपका आंसर क्या आ सकता है स्टूडेंट? तो यू नो वेरी वेल, इसमें आंसर आएगा आपका स्कीप बेस है, तो C आएगा इन इंग्लिश मीडियम। और स्टूडेंट गुजराती मीडियम वालों के लिए क्या आ सकता है आप लोगों? उनके लिए भी C है, C फॉर गुजराती मीडियम। समझ में आया? स्कीफ बेस है, फिनाइल हाइड्रेजीन है, हाइड्रेजीन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेजोन, 2 फॉर DNP, ऐसे कई सारे MCQ, वो टेबल तैयार करो, बस मेरा कहने का मतलब यही है। 2 फॉर DNP याद है ना आपको? नेक्स्ट ओके, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, अब देखियो विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ट्रीस। ट्रीस का मतलब 3 होता है। इथेन 1,2 डायमाइन, भाई इथेन 1,2 डायमाइन, दैट मींस EN के आगे कितना लिख दूंगा? 3 ट्रीस। 20 हो, जब ऑर्गेनिक लिगेंड होती है तो 20 ट्रीस लगाते हैं, बाकी बाय डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लगाते हैं। डायमाइन है, तो डायमाइन है तो मैं क्या लिखूंगा? NH3 ट्वाइस लिखेंगे हम लोग। डायमाइन। कोबाल्ट, कोबाल्ट का मतलब क्या है भाई? कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट मेटल है। और 3 सल्फेट, देखो इधर ही गलती हो सकती है, सल्फेट बोला है तो सल्फेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? SO4, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है। अब जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों? EN तो न्यूट्रल लिगेंड, Na3 न्यूट्रल लिगेंड, तो CO की +3 आनी चाहिए, SO4 की -2, तो मैं इधर क्या कर दो? 3, इधर कर दो 2, तो इधर 3 और 2 कर दूंगा ना, तो सीधा ही इन दोनों की तो 0 होगी, तो 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो x इज इक्वल्स टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? COEN थ्राइस, नहीं वो नहीं है, COEN थ्राइस वो भी नहीं है। तो हाँ, क्वेश्चन में फिर से ट्रीस इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, एक मैंने गलती कर दी है, घबराओ नहीं, मैंने जल्दी में एक की, ओके इसको क्लीन कर देते। फिर से इथेन 1,2 डायमाइन ही इसका आंसर है, तो देखो आप लोग फिर से देख लेते हैं हम लोग। इथेन 1,2 डायमाइन पूरा नाम है, तो EN3, कोऑर्डिनेट 6 हो गए ना, कोऑर्डिनेट नंबर इसका 6 आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग अच्छी तरह? कोबाल्ट है, कोबाल्ट का CO कर देंगे और इधर क्या लिख देंगे? SO4, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इधर आएगा, मैंने आपको बोला, अभी बोला, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन 3 है, SO4 की -2, तो आपका आंसर आएगा इधर B आएगा। ध्यान में रखिए, इसका आंसर B कैसे आएगा सर? तो COEN3 ट्वाइस, SO4 थ्राइस। पता चल गया? EN का मतलब इथेन 1,2 डायमाइन, यू नो वेरी वेल। इथेन 1,2 डायमाइन का फॉर्मूला CH2, इधर NH2, इधर CH2, इधर NH2, इट इज कॉल्ड इथेन 1,2 डायमाइन। तो ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट, अब आगे जाए हम लोग। ओके स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन बोला है, थोड़ा कलर वलर चेंज करना है तो एक बार कर लेते हैं, चलो। ओके, तो आंसर में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4। अब आपको देखना है NiCO4 स्टूडेंट, NiCO4। अब निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, आर्गन 3D8,4s2। अब 3D8,4s2 आपको लगाना है, तो इधर लिख देता हूं 3D8,4s2, बट इधर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो 3D8, 1 2 3 4 और 5, 3D में, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब समझना आप लोग, ये समझने की बात है। 3D में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट आप लोग इस 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
तो अब इसमें होगा क्या, तो इसमें CO तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो ये भी इधर आ जाएगा, ये भी, तो 3D तो बॉक्स पूरा हो गया। तो आपका बचेगा एक 4s और 4p के 3 बचेंगे। 4s और 4p में कोबाल्ट 4 लिगेंड देगा, 4 लॉन पेयर देगा, एक 4 इलेक्ट्रॉन देगा पेयर में। तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसका sp3। बट ये तो टेक्स्ट बुक का ही है ना, CN for 2-, उसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हो, dsp2 होता है। तो dsp2 कैसे होगा स्टूडेंट, तो फिर से मैं आपको समझा दूं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही है। तो इसमें कितना होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन बॉक्स कर दे हम लोग, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए। और 4s में कितने रखूंगा, ओके 3D में 8 है, तो 3D में मैं रखूंगा 1 2 3 4 5, ओके 6 7 8। अब इसमें एक पेयर पड़ी है, अब इसमें भी रीअरेंजमेंट, बिकॉज CN इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो रीअरेंजमेंट, ये इधर से इधर आ जाएगी, तो एक S पर, एक आपकी D पड़ी रहेगी, एक S, और P में 3 होते हैं ना, उसमें से 2 में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ये 4 देगा ना साइनाइड। तो अब आपका क्या बन जाएगा, इधर रीअरेंजमेंट हो गई, तो कौन सा होगा, dsp2। तो आपका आंसर पहले में sp3 और दूसरे में dsp2, सो आंसर इज ए आएगा। तो स्टूडेंट पता चला आपको ऐसे रीअरेंजमेंट कौन करता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रीअरेंजमेंट करती है, वीक लिगेंड रीअरेंजमेंट करती नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ओके अब देखिए, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। स्टूडेंट आइडेंटिकली ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, तो 4 लाइन मैंने पहले भी बोली थी मेरे शॉर्ट्स में। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 4 लाइन, पहली लाइन ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, तो इसमें तो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, तो ये निकल गया, देखो आपका ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, चलो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, तो ये तो निकल ही जाएगा। अब आपको समझना है सर दूसरी लाइन, तो सीस बताएगा, ट्रांस नहीं बताएगा, तो इसमें सीस ट्रांस ऐसी कोई बात है नहीं। और तीसरी वो जो इंपॉर्टेंस बात है, किलेट होना चाहिए, किलेट यू नो वेरी वेल। तो इसमें किलेट मेरे को और आपको तो दोनों को दिखाई दे रही है, EN इज अ किलेट, तो किलेट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, COEN थ्राइस, और इधर Cl3, એટલે કે અહીંયા કિલેટ સંકીર્ણ હોવો જોઈએ, અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ હોવો જોઈએ, અને સીસ હોવો જોઈએ, ટ્રાન્સ बतावे नहीं। ओके, तो आपका आंसर क्या आ सकता है, तो इसमें COEN थ्राइस, Cl थ्राइस, और इसमें भी क्या आएगा, COEN थ्राइस, Cl थ्राइस। ओके, अब नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इन द कॉम्प्लेक्स, अरे बहुत इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बिलोंग करता हुआ MCQ, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब पहले लिख दूं आपको, क्या इसमें ही समझा दूं, देखो K का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, Cr का मेरे को फाइंड करना है, H2O न्यूट्रल लिगेंड 0 होता है, C2O4 का -2 होता है, और पानी का तो 0 होगा। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो +1 -2, तो पोटेशियम का, बट इसके कहते हैं 2 2 4, तो आप लोग सीधा -4 +1 क्या होता है, -3, ओके, बट -3 अदर साइड जाएगा तो क्या आएगा, +3। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 वाले आपके पास कितने हैं, 2, तो ये दोनों आपके ऑलरेडी निकल गए। अब दूसरा उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट के कितने एटम है, 2, और ये बाइडेंटेट के कितने हैं, 2, तो 2 2 4 +2 कितना हुआ, 6। तो आपका आंसर आना चाहिए 3 4 की जगह 3 6। तो आपको ये पता क्या आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप समझ लो, इसका 3 6, सो आंसर 3 6 इज अ D आएगा, याद रखना D। और इसमें भी 3 6 क्या आएगा, तो इसमें B आएगा, समझ लो आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट, देखो बहुत इजी पेपर निकला था, बट इस बार का पेपर कैसे निकले आप लोगों को भी मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं है। अब अच्छी एक दूसरी रिएक्शन, हेलो अल्केन हेलो एरिन से बिलोंग करती हुई रिएक्शन आप लोग अच्छी तरह जानते हो, CH3 CH2 CH3। अब समझो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बोलते हैं इसको,
नहीं सर, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है। अब इधर आपको बोला है और उसमें प्रोडक्ट बनाई उसने 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना तो आपको याद है कि Cl2 यूवी लाइट, और Cl2 यूवी लाइट नहीं आए ना तो मैं Cl2 और कभी कभी H म्यू आता है यूवी लाइट। ओके, तो यूवी लाइट की प्रोडक्ट है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्या मिलेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म CH3 CH2 CH2 Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन भी आता है। बट स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मेन प्रोडक्ट कौन सी आएगी, तो ये मेजर आएगी, ये माइनर आएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज अ मोर स्टेबल, એટલે કે દ્વિતીયક મુક્ત મૂલક એ વધુ સ્થાયી છે પ્રાથમિક મુક્તક મૂલક કરતા। એટલે અહીંયા શું આવશે, તમારો सी જ આવશે। सो आंसर इज सी आएगा ना, पता चल गया होगा सबको। डन। ये हेलो अल्केन हेलो एल्केन की राइट हैंड साइड में आपको लिखा हुआ है, देखना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा एमसीक्यू, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1ऑल। अरे निर्जलीकरण નું મુખ્ય નિપજ કઈ હશે, ब्यूटेन 1ऑल बोला है स्टूडेंट। चलो ब्यूटेन 1ऑल का फॉर्मूला क्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर ब्यूटेन 1ऑल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेन 1ऑल है। अब उसकी रिएक्शन में करूंगा ना तो उसके थोड़ा मैकेनिज्म देख के समझना पड़ेगा। अब डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन किसकी कॉन्सेंट्रेट किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यू नो वेरी वेल H+। अब H+ की प्रेजेंस में होगा तो O के पास ये है, H+ इधर चला जाएगा तो आपका बनेगा क्या स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2, और अभी भी CH2O के ऊपर एक H आ जाएगा, एक H आ जाएगा, लॉन पर इधर प्लस। अब इधर क्या होगा, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। सर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 CH2 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 प्लस। सर ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, बट यू नो वेरी वेल प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अ मोर, जो कौन सा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, सबसे तो टर्सरी होता है। तो इधर से रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी तो ये इधर से एक H इधर चला जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ऊपर लिख देता हूं समझना आप लोग, तो CH3 CH2 और इधर CH+ हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपकी CH3। अरे मैकेनिज्म में है ना, तो मैकेनिज्म में आप अच्छी तरह जानते हो। अब रिमूवल पार्ट कौन सा होगा, ये H इधर से चला जाएगा, उधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 ध्यान में रखना, इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 नॉट अ ब्यूट 1 तो ब्यूट 2 वाला कौन सा है, आंसर इज सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सी आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट, ओके, देखो मैकेनिज्म और उसके रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन विद HI के साथ रिएक्शन है, तो HI के साथ रिएक्शन है ना स्टूडेंट, तो इसमें समझाना पड़ेगा आपको। CH3 CH2 CH2O, इधर C, ऊपर CH3, नीचे भी CH3, इधर CH2 CH3। अब समझो आप लोग स्टूडेंट, इधर HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HI के साथ आप लोग जब रिएक्शन करते हो ना तो आपको याद रखना है कि इसमें टर्शरी कार्बो के, देखो जनरली क्या होता है, ओछा कार्बन साथे आई जोड़ाए, लेस कार्बन के साथ आई जुड़ेगा और ज्यादा मोर कार्बन के साथ H जुड़ेगा, वधारे कार्बन साथ H। बट जब स्पेशलाइज टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है तो इधर आप लोग देख सक रहे हैं, इधर से कट मारूं तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन में माइनस, ये क्या बनेगा प्लस, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में C के साथ कौन चला जाएगा, I। तो आपकी प्रोडक्ट ये मिलेगी CH3 CH2 CH2OH, और टर्सरी कार्बोकेटाइन के कारण आपकी प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर आपका I।
तो आंसर आपका इसमें से कौन सा आ सकता है? देखो तो आप लोग, आई, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, अरे भाई ये आ सकता है, देखो CH3 CH2 CH2 आई। तो आप अच्छी तरह जानते हो इसकी प्रोडक्ट यही मिलेंगे। डन, कोई कंफ्यूजन है? लेस कार्बन के साथ आई जुड़ेगा, बट व्हेन टर्सरी कार्बोकेटाइन, જ્યારે તૃતીય કાર્બોકેટાઇન હોય ત્યારે એની સાથે આઈ જોડાય। આ મગજમાં રાખી લેજો। નેક્સ્ટ MCQ, ओके, ओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, विच अमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। याद करो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है ना स्टूडेंट, तो प्राइमरी एमाइन ही देखो, एरोमेटिक एमाइन गैब्रियल थैलेमाइड से बनता नहीं है, प्राइमरी एमाइन ही बनता है, सेकेंडरी टर्सरी बनता नहीं है। तो आप लोग इधर देख सकते हो कि ArNH2, भाई ArNH2 इज एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन बनता ही नहीं है। RNHR NHR RNHR, स्टूडेंट RNHR है, तो RNHR तो क्या है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, RNHR तो सेकेंडरी अमाइन है, तो सेकेंडरी अमाइन तो बनता ही नहीं है, ये टर्शरी अमाइन है। आप अच्छी तरह जानते हो ये टर्शरी, मैंने अभी बोला गैब्रियल थैलेमाइड में ऑलवेज प्राइमरी एंड एलिफेटिक अमाइन बनता है। तो आई थिंक एंड यू ऑल्सो थिंक आंसर इज डी। सर क्यों डी? क्योंकि RNH2, तो ये आपका RNH2 मिल गया। ओके, तो आंसर मिल गया। RNH2 नहीं मिलना है, तो RNH2 क्या है? इसमें D है, इसमें B है, तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, इसमें B है, उसमें D है। डन, नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे। वो एक अच्छा दूसरा क्वेश्चन आया, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, समझ लेना। ओके, अमाइन से ही रिलेटेड है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमाइन। तो याद करो स्टूडेंट, जब इथाइल आता है, पहले तो ये याद रखो आप लोग कि सबसे ज्यादा एलिफेटिक अमाइन होता है कौन? एलिफेटिक अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होती है, उसके बाद आपका अमोनिया आता है, और अमोनिया के बाद एरोमेटिक अमाइन आता है। सर ऐसा क्यों एरोमेटिक अमाइन बाद में आता है? तो उसके अंदर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण वो इजीली डोनेट कर सकता नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉन की घनता घटे ने, इलेक्ट्रॉन ने खेचे એટલે रेजोनेंस ना कारण है, એટલા માટે अमोनिया में कुछ रेजोनेंस बेनोस होता नहीं है। बट एलिफेटिक एमाइन में आर है भाई, आर कैसी इफेक्ट है? प्लस आई होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाने देगा? उसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बट एक एग्जांपल इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर इथाइल C2H5 ट्वाइस NH, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, याद है ना, इथाइल के लिए सबसे ज्यादा सेकेंडरी, बाद में टर्शरी, फिर बाद में प्राइमरी। बट सर इधर टर्शरी है, सेकेंडरी है, बट टर्शरी दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो सेम है, इसको तो निकाल ही देने का। ये दो निकल गए आपके क्वेश्चन में, आंसर निकल गए। तो अब आपको देखना है कि सेकेंडरी मिला, बाद में प्राइमरी, तो ये दो तो कंफर्म है। अब आप लोग देख सकते हैं सर C6H5NH2 आएगा, अमोनिया, मैंने अभी बोला अमोनिया आएगा, क्योंकि उसके अंदर खींचने वाला, रेजोनेंस करने वाला कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ सकता है? बी। पता चला, और इसके अंदर रेजोनेंस होंगे, इसके हिसाब से वो आंसर में लास्ट में आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? बी। नीचे भी क्या है? नीचे आपका ए आंसर आएगा। भाई गुजराती मीडियम वाले भी थोड़ा देखना, नहीं पता चले तो पूछ लेना, ऐसा हो तो। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट MCQ। विच डायजोनियम सॉल्ट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल? टेक्स्ट बुक में सीधी लाइन है। ओके, कौन सा? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, याद करो, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो BF4 माइनस फ्लोरोबोरेट, तो आंसर आपका क्या आएगा? सीधा ही ए। और नीचे देखूं तो आपका दिख नहीं रहा है ना, C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
लैक्टोज इज द कंपोज्ड ऑफ विच यूनिट्स? भाई लैक्टोज है स्टूडेंट। अब लैक्टोज किससे बनता है? तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। याद करो, सुक्रोज किसके बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज, फिर से बोल रहा हूं, माल्टोज किससे बनता है? तो माल्टोज आपका बनता है दो चीजों से, वो बनता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, बट गैलेक्टोज, लैक्टोज बनता है आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा है, तो आपका आंसर बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो आपका आंसर आना चाहिए सी। इसमें वही है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखो, सुक्रोज में अल्फा और बीटा होता है। याद रखो, अल्फा और बीटा, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा फ्रुक्टोज होता है। माल्टोज के अंदर दोनों बीटा होता है, दोनों अल्फा होते हैं, और इसके अंदर दोनों बीटा होते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में हम लोग देख सकते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ज्विटराइन? भाई ज्विटराइन दो ही ऑप्शन में है, एक एमिनो एसिड ज्विटराइन बनाते हैं और दूसरा सर कौन बनाता है? तो सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड अमाइन में आता है। इसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एक एमिनो ग्रुप होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए। तो आपका एमिनो और एसिड होने वाले दो ग्रुप है ग्लाइसिन। ओ सर, ग्लाइसिन आपने बता दिया ना, NH2CH2COOH। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, H इधर आ जाएगा तो बनेगा क्या? NH2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3 प्लस CH2COO माइनस। इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इसका नाम जानते हो आप लोग? तो इसको गुजराती में बोलते हैं ग्लाइसिन और इंग्लिश में भी बोलते हैं ग्लाइसिन। याद रखना, तो ये ग्लाइसिन है आपका, तो समझ लेना ये ग्लाइसिन है। तो आंसर इसमें बी आएगा, इसमें भी ए आएगा। देखो NH2CH2COOH। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ओ टेक्स्ट बुक, अरे टेबल रट्टा ही मार दो विटामिन का, बहुत इजी टेबल है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी। હિમોગ્લોબિન માં આરબીસી ની ઉણપ માટે કોણ જવાબદાર? વિટામિન B12, इट इज कॉल्ड साइनोकोबाल्ट एमाइन। तो सीधा ही आंसर, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, विटामिन B12 याद रखेंगे ना, सीधा ही विटामिन B12 टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इसका ન્યુક્લિક એસિડના બંધારણ માટે કયું વિધાન ખોટું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, ડીએનએ અણુમાં बीटा D2D रिबोज शर्करा હોય છે, दो रिबोज शर्करा होती है ना, यू नो वेरी वेल। दूसरा, आरएनए में 4 बेस हो, एडेनिन ग्वानिन। अरे पकड़ गया, देखो आप लोगों का आंसर पकड़ गया। आरएनए में कौन कौन होता है? तो आरएनए में इतनी चीजें होती है। आरएनए में याद रखना, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और डीएनए में थाइमिन होता है। तो डीएनए में भी आप लोगों को मालूम है, डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो उसने आरएनए में बोला है, तो आपको गलत बोला है, इनकरेक्ट, खोटू कीधું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। જવાબ તમારો અહીંયા બી આવે। और आरएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, वो आपका आंसर आ जाएगा। टेक्स्ट बुक तैयार करो, थोड़ी टेक्स्ट बुक करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री आया थोड़ा, है ना। चलो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का हम देख लेते हैं थोड़ा। ओके, चलो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कलर चेंज करें, चलो कर लेते हैं, डन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को दिया नहीं, बट सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। पहले तो मैं कैसे लिखते हैं उसको लिखने के लिए -1/2 कैसे लिखते हैं पता है ना आप लोग? dA/dt इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे dB/dt, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ विपद तरफ प्लस लखीए छे, इज इक्वल्स टू 1/3 dC/dt। अब देखो आप लोग, इज इक्वल्स टू, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं के, और इधर रिएक्टेंट लिखते हैं,
तो कोई भी अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बट इधर तो जीरो दी है, क्यों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, किसी के भी जीरो का आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इंस्टेड ऑफ के वी आर राइट डाउन हियर, के की जगह मेरे को वैल्यू दी है, कितनी दी है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब उन्होंने बोला सी का फॉर्म बोला है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो 1/3 dc/dt होगा, पर पॉजिटिव है तो मेरे को dc/dt बोला है, तो dc/dt इज इक्वल टू 3 डिवाइड में से मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आप अच्छी तरह 35 3 सा कर दो तो आंसर सीधा तुम्हारा 10.5 आ जाएगा। तो आपका आंसर इधर आएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इजीली है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ओके, यस, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट कई सारे पूछे जाते। एसिडिक माध्यम, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करता तरीके वर्ते छे। सो इन एसिडिक मीडियम 1 मोल सल्फाइड आयन, कितना मोल सल्फाइड आयन? 1 मोल सल्फाइड। रिएक्शन करने के लिए उसके कितने मोल KMnO4 की जरूरत पड़े? तो कितने मोल रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड? तो सर कितने मोल्स KMnO4 मिलेंगे? तो उसके लिए आपको रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो कैसे सर? तो मैं इधर रिएक्शन लिखता हूं 5s2- प्लस 2MnO4- प्लस 16H प्लस गिव्स, टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दी है, तो S-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो सल्फर में हो जाएगा। भाई MnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2, बट 2 है तो 2, और 16H प्लस है तो कितने H2 आ जाएंगे? 8H2O। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में आपको बोला है कि भाई 1 मोल सल्फाइड आयन, तो 1 मोल सल्फाइड आयन, अभी कितने मोल सल्फाइड आयन है? कि 5 मोल सल्फाइड आयन है, तो उसके लिए कितने चाहिए? 2 मोल MnO4 माइनस चाहिए। कितने मोल MnO4 माइनस चाहिए? 2 मोल MnO4 माइनस। तो मेरे को 1 मोल्स के लिए, 1 मोल H2 माइनस के लिए कितने चाहिए? तो सिंपल 1 2 1 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 1 2 डिवाइड बाय 5 એટલે આન્સર શું આવશે? 2/5 मोल आपका आंसर आ जाएगा। भी इंग्लिश मीडियम वाले पता चला, गुजराती मीडियम वालों को भी पता चला। रिएक्शन तैयार करो, कुछ पूरी रिएक्शन नहीं पता चले तो लेफ्ट हैंड साइड की सब रिएक्शन रट्टा मार। नेक्स्ट रिएक्शन, નીચેના પૈકી કયો ઓક્સાઇડ ઉભય ગુણધર્મી છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉભયધર્મી એમ્ફોટેરિક ઓક્સાઇડ। તો યાદ કરો, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, જેનો ऑक्सीडेशन नंबर ઓછો હોય ને એ બેઝિક ઓક્સાઇડ, જેનો ऑक्सीडेशन नंबर મોડરેટ એટલે મધ્યનો હોય ને એને બેઝિક ઓક્સાઇડ ના કહેવાય, એને ઉભય ગુણધર્મી ઓક્સાઇડ। અને જેનો ऑक्सीडेशन नंबर વધારે હોય ને, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है उसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यू नो वेरी वेल, टेक्स्ट बुक में सीधा लिखा है कि CrO, CrO बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। CrO में देखो, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू ना, Cr का +2 होगा। फिर CrO3, स्टूडेंट CrO3 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, એટલે એવું તો આવડે ને તમને, 3 2 6 -6 પેલી બચ જાય તો +6। एंड Cr2O3 मैंने अभी बोला कि जो मॉडरेट ऑक्साइड होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, वो बेसिक, अरे सॉरी एम्फोटेरिक या उभय गुणधर्मी हसे। तो Cr2O3 में 3 आएगा। देखो 2 और 6 के बीच में क्या आता है? 3। तो आप लोग अच्छी तरह लिख सकते हो कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आंसर क्या आएगा आपका? C, Cr2O3। एम्फोटेरिक इज ऑल्सो नोन एज अ उभयधर्मी। स्टूडेंट नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा? स्टूडेंट Mn+2 लेते हैं पहले क्वेश्चन में। अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन रचना आर्गन 3d8 4s2 છે ને। अब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है? Mn2+। स्टूडेंट Mn2+ है, Mn2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी आर्गन 3d8
अब समझो बॉक्स बनाता हूँ, कितने डी में बॉक्स आते हैं 5, सब सेल कितनी डी की 5, 5 में से 8 इलेक्ट्रॉन आउटबाउंड पौली के रूल्स के अनुसार आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बट ओके अब एमएन ओ गलती कर दी, थोड़ी स्पीड हो गई, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको क्लीन कर देते हैं। एमएन की ऑक्सीडेशन में निकल की लिखने के चला गया। एमएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d5 4s2 है। अब 3d5 है, उसमें Mn+2 लूंगा तो Mn+2 में 4s कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, तो बाकी क्या बचा स्टूडेंट, आर्गन 3d8। अब बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स में कितने डी में 1 2 3 4 5 है, 5 में 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दो बरोबर, चलो उसको निकालना नहीं है। अब 3d8 है तो 3d5 है, इधर भी गलती कर दी, 1 मिनट, जल्दी में ये हो जाता है 3d5। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो सबसे ज्यादा आप लोग जानते हो कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना होगा 5, n 5 हुआ तो आप लोग जानते हो म्यू इज इक्वल्स टू रूट n इंटू n+2 bm दैट मीन्स बोर मैग्नेटॉन। अब 5 लिखू ना स्टूडेंट, तो 5 इंटू 5+2 7 5 35 और रूट 5 35 की वैल्यू 5.92 होती है। तो सबसे ज्यादा 5.92 Mn+2, बाकी की नहीं होगी। Fe+2 में क्या होगा, आर्गॉन 3d6 4s2। Ti में क्या होगा, आर्गॉन स्कैंडियम के बाद टिटेनियम 3d2 4s2, 2 ही आएगा। Co+2 में क्या होगा, तो आर्गॉन 3d7 4s2, तो वो भी चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, Mn2+। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके लेंथेनॉइड श्रेणी, तो एक लेंथेनॉइड सीरीज है, उसके एक एलिमेंट्स का नाम के जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही है। तो स्टूडेंट गैडोलिनियम समैरियम ये सब नहीं आएगा, तो सीधा याद रखना है सीरियम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। ये याद रखना, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। ओके मैच द रिएक्शन गिवन इन द कॉलम 1 and 2, इसमें इंग्लिश है। तो देखो ना आई फिनाई ड्राई एसीटोन, तो फिंकलस्टेन सी आएगा भाई। AgF CA3Br के साथ स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन जाएगा। और मैग्नीशियम और ड्राई ईथर आए तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आएगा तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, पहले में क्या आएगा, तो पहले में आपका सी आएगा। तो पहले में सी आने वाला कौन सा आएगा, पहले में पहले में आपका सी आएगा, वैसा ओके यही मेरे को मिल गया। दूसरे में ए और तीसरे में डी, एक आ जाए तो भी आपको पता चल जाए। तो आप लोग अच्छी तरह देखते हैं कि इसका हम लोग आगे जाएंगे। ओके डन, नेक्स्ट। ओके तो विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन इन अ फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन में है, तो आप लोगों को दिया है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन नहीं हो, गलती ध्यान रखना। तो साइक्लिक हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनोन है, इधर आपको दिया है CH2, इधर दिया है C डबल बॉन्ड O, इधर दिया है CH3। ओके C डबल बॉन्ड O CH3, या ये यू नो वेरी वेल ये क्या है, तो ये आपका ईस्टर है, ये आपका ईस्टर है, और ये आपका क्या है, कीटोन है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना स्टूडेंट, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो इसको रिडक्शन नहीं कर सकता, वो C डबल बॉन्ड O को रिडक्शन करेगा। अब जब C डबल बॉन्ड O को रिडक्शन करेगा, सॉरी बेंजीन जैसा लिख दिया है तो क्लीन ही कर देता हूं, चलेगा, ये अंदर कुछ नहीं है। तो इधर बन जाएगा आपका OH, इधर बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसा आंसर क्या लगता है आपको, तो ये आंसर नहीं, OH नहीं वाला, तो ये आपका आंसर होगा बी आंसर आपका आएगा। अब देखें नेक्स्ट। ओके तो अब नया MCQ देख सकते हैं, यस
मार्कोव-निकोव से रिलेटेड बहुत अच्छा एमसीक्यू, रीअरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। CH3C इसमें देखो गुजकेट में पहले ऐसा लोगों को पता था कि सर रीअरेंजमेंट करनी होती है, पहले मिथाइल शिफ्टिंग और वो तो लोग नहीं करके आए थे, तो लोगों ने गलती कर दी थी। HX है, HX में कितने आयंस होते हैं? 2, H प्लस X माइनस। आप अच्छी तरह जानते हो पहले H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो उसके अंदर आप लोग पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। याद करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड विद द लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। H प्लस उधर जुड़ जाएगा, इधर H प्लस जुड़ जाएगा, तो H प्लस उधर जुड़ जाएगा, तो आप लोग लिखेंगे मार्कोव-निकोव में એટલે વધુ વિદ્યુત ઋણ ઘટક ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય તો ऐसे CH, इधर आप लोग लिखोगे X, ओके, और इधर क्या लिख दोगे? CH2 इज कन्वर्टेड इनटू CH3। बट अब तुम समझो ये X चला जाएगा तो CH क्या बन जाएगा? प्लस। इट इज नॉन एज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बट सेकेंडरी से ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? टर्शरी। तृतीय कार्बोकैटायन વધુ સ્થાયી હોય। H ક્યાં જતો રહે? અહીંયા, અને આ H અહીંયા જતો રહે એટલે અહીંયાથી પ્લસ આવી જાય ને, પ્લસ આવી જાય એટલે તમારી પ્રોડક્ટમાં શું થાય? CH3C, ऊपर क्या होगा? CH3, इधर क्या बनेगा? इधर प्लस बन जाएगा, इधर CH2 और इधर बनेगा CH3। अब वो X जुड़ जाएगा इधर, अगर X इधर जुड़ा तो ये आपको मिल जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन वाली प्रोडक्ट कौन सी है? तो आई थिंक एंड यू ऑल्सो थिंक यही आपको लगती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में ऑर्गेनिक सभी ऑर्गेनिक बहुत बढ़ा है नहीं आपने। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। એટલે SN1 is a useful for the stability of carbocation। stability of carbocation जो ज़्यादा होगी तो SN1 रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट SN1 रिएक्टिविटी में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो इसमें देखो 2 बार C6H5 है। अब C6H5 है तो बेंजीन रिंग ज़्यादा होगी तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा, रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो आंसर में पहले 4 आएगा। 4 वाले कितने हैं? तो B और ये C है। डन। फिर क्या आएगा सर? तो फिर आपके ये 2 बेंजीन रिंग, तो 2 वाला आएगा, तो 2 वाला ये है, 4 के बाद 2। फिर कौन आएगा? तो इसके पास CH3 है, C6H5 तो है, साथ में CH3 है, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, तो आपका आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1। तो ऑलरेडी आपका आंसर इधर आएगा B। तो आप समझ गए होंगे, इसका भी आंसर B आएगा। चलो नेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट बुक का सीधा ही क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो आप लोग जानते हो pH कितनी दी है आपको? 10। ओके, इधर लिख देते। तो pH कितनी दी है आपको? 10। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो pH 10 है तो H प्लस कितनी आएगी? 10⁻⁻10 आ जाएगी। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल बोला है तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स 1/2 H2 होगा। अब आप नर्नस्ट इक्वेशन लगाए तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। भाई E नॉट सेल कितना आएगा? 0 फॉर द हाइड्रोजन, माइनस 0.059, N कितना है? तो 1 है। लॉग P ऑफ H2⁻1/2 होगा, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट? H प्लस आएगा। बट आप जानते हो कि इसका प्रेशर तो आपको 1 बार ही दिया है, नहीं दिया है तो उसको छोड़ दो। तो आप लोग E सेल इज इक्वल्स टू इधर लिखेंगे माइनस, ये तो चला गया तो माइनस 0.059। बट देखो H प्लस कितना लिखूंगा? 10⁻⁻10। ऊपर चला जाएगा तो लॉग 10⁻10। 10 कहाँ चला जाएगा आगे? तो माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आएगा माइनस 0.59 वोल्ट। ऐसा आंसर आपका आ रहा है बी। तो आंसर क्या आएगा आपका? बी आएगा। स्टूडेंट पता चल रहा है ना? ओके, टेक्स्ट बुक की सीधी लाइन, तो टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन क्वेश्चन थोड़े करते रहिए आप लोग। तो ध्यान में रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। सही कौन नहीं है?
तो आपको मालूम है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करता है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो भी है 5 कंडीशन दी। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर पे भी काम करता है तो ये गलत है। देखो वाहकता तापमान पर आधार રાખતે નથી અને અહીંયા લખ્યું છે कंडक्टिविटी सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वो आपकी बात गलत है। तो आपका आंसर आएगा इसमें सी दोनों में। पता चल गया, टेक्स्ट बुक की सीधी राइट हैंड साइड में लाइन है तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके डन। नेक्स्ट ओके ओके नेक्स्ट भाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस हायर कंसंट्रेशन बोला है। स्टूडेंट जब हायर कंसंट्रेशन बोले ना तब थोड़ा माइंड लगाओ। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड, एनोड कैसा चार्ज होता है, एनोड नेगेटिव, सॉरी गलती पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा नेगेटिव, એટલે ધન એનોડ ઋણ વીજભારિત હોય એના ઉપર ધન વીજભારિત જાય। ઓકે તો એનોડ સોરી એનોડ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય એના ઉપર નેગેટિવલી ચાર્જ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો એનોડ છે તો એનોડ ઉપર નેગેટિવલી ચાર્જ याद करो SO4 2- बट 2 होगा, क्या मिलेगा पता है H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो आपको मिलेगा H2O8 2-, H2O8 2- क्या है तो A। भाई उसकी कंसंट्रेशन कम हो ना तो उधर ऑक्सीजन मिलता है, वो ध्यान में रखना, वो गलती नहीं हो जाए। ओके तो ये हायर कंसंट्रेशन पे आपको काम करना है तब देखना है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या हाउ मच फेराडे इलेक्ट्रिसिटी KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट याद रखो KMnO4 इट इज कन्वर्टेड इनटू MnO2, KMnO4 MnO2 में फेरवाई छे। MnO ऑक्सीडेशन आंक, MnO ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है तो यू नो वेरी वेल, इधर Mn का +7 होगा, इधर Mn का +4 होगा। भाई 7 में से +4 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज तो कितने फेराडे हो गए 3 फेराडे। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मेरे को 1.5 मोल, ये 1 मोल के लिए 3 फेराडे, तो 1.5 मोल के लिए कितने फेराडे तो 15 3 4.5 फेराडे आंसर आना चाहिए। तो 4.5 है तो आंसर आपका ए आएगा, इसमें भी क्या आएगा डी आएगा। पता चला ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। डन। नेक्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज 2.5 kg मोलल है तो आपको सीधा ही फॉर्मूला लिखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1 बाय W2। तो मेरे को फाइंड करना है ग्लूकोज का, सो वी आर राइट डाउन W2 1000 वैसे ही लिख देंगे। ओके हाँ 2.5 kg है तो आप लोग वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 1000 को जाने दो, नीचे क्या लिख दो 2.5 बल्टे। और इसका तो आपको मोलेक्युलर मास ग्लूकोज का आप लोग जानते हो कितना है 180, ग्लूकोज का 180 है तो इज इक्वल्स टू आप लोग मोलालिटी कितनी दी है इधर तो 0.25। अब W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये सबको इधर ले जाएंगे, सीधा ही आपका कैलकुलेशन कर देना 112.5 आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना हो आप लोग, सब कुछ मैं नहीं करवाता आपको। चलो नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री पूरा चालू हो गया है। द वेपर प्रेशर बाष्प दबाण, तो अब P और Q का बोला है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो P टोटल, हाँ P टोटल इज इक्वल्स टू P0 इंटू एक्स P प्लस P0Q इंटू XQ। अब आपको P टोटल कितना दिया है 600, भाई P0 P कितना दिया है आपको 450। देखो इसमें थोड़ी ध्यान रखना, XP मेरे को दिया नहीं है। ओके तो मैं XP फाइंड करना है तो XP प्लस P0Q मेरे को दिया है, कितना दिया है 750।
और देखो दो चीजें नहीं बट आप लोग जानते हो 1 माइनस एक्स पी होगा। बोलो क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि एक्स पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 1। अरे મોલ અંશનો સરવાળો કેટલો થાય? 1 થાય એટલા માટે હવે આનો ગુણાકાર કરીને સાદુરૂપ આપશો ને तो आंसर एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 0.5 आ जाएगा। देख लेना तो 0.5 वाला आपका आंसर है। डन है। ओके ओके दूसरा क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ। तो इसमें क्या करेंगे भाई? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। डेल्टा टी एफ है तो डेल्टा टी एफ में केल्विन में दे, सेल्सियस में दे, कोई चेंज होता नहीं है। के एफ आपको दिया है 1.86। दूसरा आपको W2 बोला है, W2 कितना बोला है आपको? 645 ग्राम एक्वायस सॉल्यूशन का है तो 645 ग्राम दिया है तो आप नीचे लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। इथिलीन ग्लाइकोल का यू नो वेरी वेल, इथिलीन ग्लाइकोल इज अ CH2OH CH2OH, इट इज नोन एज अ इथेन 1,2 डायल। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको 62 मिलेगा और इधर तो आप 1000 लिखेंगे। इसको सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? तो सब्जेक्ट आपको क्या बनाना है वो तो मैंने लिखा नहीं। अरे भाई आपको W2 सब्जेक्ट बनाना है। देखो ओके, इथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन डिप्रेशन ऑफ, हाँ इथिलीन ग्लाइकोल इज इतना है तो आपको फाइंड करना है इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में कितना है। तो W2 सब्जेक्ट बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 42.50 ग्राम। तो ध्यान में रखो 40। इसका सिंप्लीफिकेशन आप करना तो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में आई थिंक 42.50 या 45 के आसपास आता है। तो ये आप देख लेना, कैलकुलेशन में टाइम बिगाड़ता नहीं हूँ। आगे अब ये भी गर्म हो गया है ना। हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ डाइल्यूट एक्वायस सॉल्यूशन, इन सबका वॉन्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले K फॉर FeCN6 इसका आयोनाइजेशन करूंगा ना, फॉर K प्लस प्लस FeCN6 माइनस 4 तो आपका 4 और 1 टोटल कितना आएगा? 5। तो आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर I5 आएगा। दूसरा Fe फॉर FeCN6 3 तो फॉर Fe प्लस 3 प्लस FeCN6 उसका आएगा आपका 4 माइनस, बट इधर 3 आएगा तो 3 और 4 कितने होंगे स्टूडेंट? 7। तो आपका 5 और 7 आएगा, एक ही ऑप्शन है देखो 5 और 7 और 2 तो 5 7 2 आप लोग अच्छी तरह जानते हो 5 7 2 क्यों आएगा? तो इसका है COCl2En2 नहीं 3 आएगा। ओके पहला का K फॉर FeCN6, हाँ क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। Cl ट्वाइस भाई En ट्वाइस, अब देखो उन्होंने लिखा है Cl ट्वाइस तो इसका 2Cl माइनस और ऊपर वाले का इसका +2 होगा तो 2 और 1 3 आना चाहिए तो 5 7 2 है। तो कहीं कंफ्यूजन है, उधर गलती है क्योंकि इधर Cl2 और En2 3 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहीं गलती पड़ी है, ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट
ओके, अब आप देख सकते हो कि ये है हमारा ओजोनोलिसिस, बट इधर O2 है ना, उसकी जगह O3 कर देना हो भाई, O2 नहीं यूज होता, O3। तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है कि भाई जब ओजोनोलिसिस आए ना स्टूडेंट, कुछ नहीं करने का, दोनों को एक एक O दोनों को दे देने का। तो देखो इसमें से कट मार के O दे दूं ना तो क्या मिलेगा पता है आपको, ये और डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने मिलेंगे 2। तो ऐसा आंसर क्या आ रहा है, तो ये आपका आंसर आएगा बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड पीके लिस्ट, भाई जिसकी पीके की वैल्यू कम होती है उसकी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिसिटी। अब तुम लोग जानते हो जिसकी एसिडिसिटी ज्यादा उसकी पीके की वैल्यू कम, तो इसमें किसकी पीके की वैल्यू ज्यादा है, तो NO2 है भाई। NO2 है ना, वो माइनस आई इफेक्ट होता है, NO2 होता है ना, वो कौन सी इफेक्ट, माइनस आई। अब माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो एसिडिसिटी क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। एसिडिसिटी बढ़ेगी तो पीके की वैल्यू कैसी होगी, कम। तो मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आएगा NO2 वाला, इसमें डी आंसर और इसमें ए आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, C6H5NO2 है। अब देखो आप C6H5NO2, अब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा, Fe+HCl आयरन स्क्रैप। तो क्या मिलता है, तो C6H5NH2 मिलेगा। अब उसकी ये डायसोनियम डायजोटाइजेशन है ने, तो क्या શું મળશે, Na_NO2+2HCl होगा। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो C6H5N2 प्लस Cl-, और लास्ट में पानी के साथ, जब पानी के साथ लास्ट रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रासायनिक प्रक्रिया फिनॉल बनेगा, तो बेंजीन के ऊपर OH, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। आखिरकार हम लोग इसमें आ गए। तो स्टूडेंट हमने 2024 का MCQ का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। कुछ थोड़ी स्पीड में गलती हो सकती है, बट તમે લોકો જાણો છો ને, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર। थोड़ा तो आप लोगों के लिए हम नीट की सीरीज भी लाने वाले हैं। नीट में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बनाएंगे, थोड़े थोड़े MCQ, थोड़ा ऑर्गेनिक, वो सब कुछ भी हम लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ इज़ अ तुषार गज्जर, मैंने पहले भी बोला था, और मेरी चैनल का नाम गज्जर तुषार केमिस्ट्री पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच।